प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में हुए शामिल। पीएम ने 90 रुपये का विशेष सिक्का किया जारी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की एक और पहल, इलेक्शन मैस्कट आई भाई और अन्य प्रचार प्रसार सामग्रियों का लोकार्पण। सुप्रीम कोर्ट में आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एसएलपी पर होगी सुनवाई। बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से हाईकोर्ट के इनकार के फैसले को दी है चुनौती। और आज से अगले 4 दिनों तक आमतौर पर आसमान रहेगा साफ। तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान। कई इलाकों में कल आंधी के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 90 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम अब प्रॉफिट में आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारी क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों से मजबूती मिली है। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। एक संस्थान के रूप में आरबीआई आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों ही कालखंड का गवाह है। आज पूरी दुनिया में आरबीआई की पहचान उसके प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से बनी है। मैं आप सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आरबीआई की स्थापना के 90 इयर्स की बधाई देता हूं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार आज इलेक्शन मैस्कट आई भाई का लोकार्पण करेंगे। रांची स्थित निर्वाचन कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में श्री कुमार मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से अन्य प्रचार प्रसार सामग्रियों का भी लोकार्पण करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी करना है। लोकसभा चुनाव के महापर्व को लेकर हर कोई उत्साहित है। झारखंड के युवा उद्यमी और यंग प्रोफेशनल्स इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, हमने रांची में ऐसे यंग प्रोफेशनल्स के साथ देश में चुनावी मुद्दे और कैसी हो देश की सरकार, इस पर चुनावी चौपाल लगाई। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी विषाद पूरी तरीके से बीत चुकी है। चुनाव के क्या कुछ मुद्दे होंगे, देश में किस तरह का बदलाव और होना चाहिए, हमारे साथ झारखंड के कुछ यंग प्रोफेशनल्स हैं। उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और उनके क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं और इस देश में किस तरह के नेता की जरूरत है। तो सबसे पहले हम आधी आबादी से शुरू करते हैं। क्या किस तरीके का नेता होना चाहिए और क्या कुछ इस बार चुनाव में मुद्दा लगता है आपको? जैसा कि हमारा एक थीम लेके चलते हैं हम, विकसित भारत और वासुदेव कुटुंबकम, तो सबके हित के लिए जो हो, सबके हित के लिए यानी एम्प्लॉयमेंट भी हो और बहुत सारी चीज़ों को वो लेके चले, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा सिक्योर इंडिया हो। तो मैं चाहती हूँ कि जो युवा है वो उसमें बहुत ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को बढ़ाया जाए, उस ऊर्जा को दिशा दिया जाए एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में स्पेशली। क्योंकि मैं एज अ योगा टीचर, योगा प्रोफेसर, मैं ये सोचती हूँ कि हमारे स्पेशली योग में ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, वैकेंसीज नहीं है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि आगे सबको एम्प्लॉयमेंट मिले और देश सशक्त हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, हर एक क्षेत्र सशक्त हो, अपनी चीज़ों को पहचाने और उसमें विकसित हो। तो विकसित भारत एक कॉन्सेप्ट के रूप में उभरा है और सबके मनों में, ठीक है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा देश में आज भी है और जिस तरीके से देश ने पिछले कुछ समय में परफॉर्म किया है उसमें इन यंग्स की बहुत बड़ी भूमिका है कि किस तरीके से, और लगातार ये कहा जाता है कि जो भारत है वो युवा सोच को आगे बढ़ाता है और पूरे दुनिया में जो आज है वो भारत की धाक जमती है। किस तरीके से आप लोग सोचते हैं?
हाँ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन जो यूथ है वो मतलब कि सबसे मतलब देखा जाए कि बाकी देशों में जैसे जापान यूएसए हो गया तो उसमें मतलब ओल्डर एज पीपल उनका संख्या ज़्यादा है, बट इन इंडिया यूथ्स का नंबर मीन्स इट्स ऑप्टिमम। तो इंडिया इज़ लाइक द बेस्ट प्लेस फॉर बेटर डेवलपमेंट, लेकिन इसको मतलब किया नहीं जा रहा है, बट देयर इज़ सम लूप होल समवेयर दैट इट्स नॉट ग्रोइंग अप। तो वही चीज़ को हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो नेता लोग हैं उसको कैसे चैनलाइज करेंगे, कैसे डेवलपमेंट को ऊपर लाएंगे। अभी तो डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, हाउ इट कैन ग्रो एट इवन फास्टर पेस दैट वी हैव टू सी। मतलब वही हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो नेता आएंगे वो क्या मतलब हमारे लिए लाएंगे, यूथ के लिए लाएंगे और कैसे हमारा यूथ के लिए क्या कुछ लाएंगे। लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एक वो बड़ा इशू है, और आप लोगों के जो इशूज है सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कि जो यंग प्रोफेशनल्स है उनको किस तरह का देश में माहौल चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए, और हमारा देश काफ़ी युवा देश है जहां लगभग 65% आबादी है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो वो एक रोजगार के साथ साथ आत्मनिर्भर हो। सरकार ने कई सारी योजनाएं शुरू की है जिसमें मतलब किस तरह के डिमांड्स, आपके एक्सपेक्टेशंस है जो हमारी नई सरकार अगर आए, अगर उनके लिए कोई वोट करता है तो क्या उनके मन में सोच होनी चाहिए? सोच ये होनी चाहिए कि सरकार देश के लिए क्या कर रही है, रोजगार के क्षेत्र में क्या कर रही है, आंतरिक सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है, देश से गरीबी मिटाने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो ये सब अहम मुद्दे हैं जिस पे काम करने की जरूरत है। तो देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। आपके नजरिए में क्या लगता है कि देश में किस तरह का माहौल है, और क्या इंडिया की इन दिनों देश और दुनिया में जो हम कहते हैं कि पहुंच बढ़ी है और एक रिकॉग्निशन भी मिला है? हाँ, देखा जाए तो अभी बहुत बढ़ा है यहाँ पे। तो अभी अगर देखा जाए तो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, तो बहुत जो अर्थव्यवस्था है और जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसको पूरा अच्छे से मेंटेन करके रखा है। और आगे तक अगर देखा जाए तो अभी इंडिया 4 ट्रिलियन अभी इकोनॉमी है, तो आगे भी अगर देखा जाए तो 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन अगर बनना है तो सबको लेके यहाँ पे चलना चाहिए। और मेरा यही है कि जितने भी नेता हैं वो सबसे पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए। तो नेशन फर्स्ट होना चाहिए और सबका साथ सबका विकास की जो परिकल्पना है वो उतरनी चाहिए। आपके नजरिए में क्या लगता है, एक प्रोफेशनल्स के नजरिए से, कि क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं? चुनावी मुद्दा जो सब मेरे हिसाब से होना चाहिए वो एजुकेशन होना चाहिए, समावेशी नीतियों का आना होना चाहिए जिसमें समाज का हर वर्ग अपने आप को सरकार के साथ जोड़ के देख सके और साथ में उनका भी विकास और ग्रोथ हो सके। क्या है आपके नजरिए में? मेरे नज़रिए में भी सेम है, एजुकेशन होना चाहिए। सिक्योरिटी पर्पस से भारत को और सशक्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिक्योर देश दे सकते हैं तो बिजनेस बढ़ेगा, और इकोनॉमिक वाइज अगर हम बढ़ेंगे तो अभी जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपिंग, वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन वेरी सून। सो दिस इज व्हाट माय थिंकिंग। तो देश में एक माहौल बनना चाहिए कि किस तरीके से, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर्स हो, हर जगह जो यूथ है उनकी भूमिका है, और उसमें महिलाओं की खासतौर पर बहुत बड़ी भूमिका है कि जिस तरीके से देश में महिला सशक्तिकरण की एक हम कहते हैं बुनियाद तैयार हुई है और वो आगे बढ़ रही है, तो उसमें महिलाओं की भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। हाँ, हम लोग का बहुत सारा है एक्सपेक्टेशंस, बट एज अ यूथ हम यही बोलेंगे कि हम लोगों को क्लाइमेट पे, रिसोर्सेज पे और ये सब पे देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के स्टेट में भी पानी का कितना कमी हो रहा है। सो समर्स में क्या होता है कि 4 मंथ्स तक पानी नहीं आता, बहुत सारे ऐसे घरों में हो रहा है। तो कुछ ऐसा लाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोग अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लोगों के लिए बचा सके। तो लोगों के मन में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में अन्य लोगों के अलावा झारखंड से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। पहली बैठक आज होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय समिति बनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समिति की संयोजक है, जबकि पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। इस समिति का काम बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों और वायदों की पहचान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 से अधिक सीटों का जीतने का नारा दिया है, और वो जिस तरह गरीब, युवा, महिला और किसान को देश की 4 प्रमुख जातियां बताते हैं, उस लिहाज से देखें तो पार्टी के संकल्प पत्र में इन वर्गों के लिए बड़े वादे किए जा सकते हैं।
उधर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कल नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा और बिहार के लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल सहित प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में दोनों प्रदेशों के प्रभारी भी मौजूद रहे। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। यहां आरजेडी और लेफ्ट के साथ मिलकर पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि बिहार की कुल 40 लोकसभा में से कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर अभी संशय बरकरार है। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव पूर्णिया से बिना टिकट लिए खुद को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, जबकि आरजेडी की ओर से मीमा भारती महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इंडी गठबंधन से बगावती तेवर की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने झारखंड के 4 लोकसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि इंडी गठबंधन में सीपीआई ने हजारीबाग सीट की मांग रखी थी, जिसे नहीं माना गया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि उसे अगर हजारीबाग सीट नहीं मिलती है तो वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इसी के तहत सीपीआई ने लोहरदगा से महेंद्र उरांव, पलामू से अभय कुमार, चतरा से अर्जुन कुमार और दुमका से राजेश कुमार किशकू को चुनावी मैदान में उतारा है। श्री मेहता ने कहा कि अगले कुछ दिनों में हजारीबाग सहित दूसरे सीट से उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। कैंडिडेट का घोषणा उम्मीदवार की घोषणा करते हैं और चारों जगह हमारे कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़े। बाकी सीटों पर हम विचार मंथन चल रहा है, बाद में विचार करेंगे। हम लोहरदगा से महेंद्र उरांव जो लोहरदगा से महेंद्र उरांव हमारे उम्मीदवार हैं। यह एसटी के लिए रिजर्व है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खूंटी जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। जिले के सदर थाना क्षेत्र के जिलेंगा और बरबंदा में कल उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान अवैध शराब निर्माण में लगे 5 भट्टी को ध्वस्त किया गया। साथ ही 4 क्विंटल जावा महुआ सहित 60 लीटर शराब को नष्ट किया गया। हालांकि इस दौरान किसी की भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। इधर राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस तत्परता और सजगता के साथ लगी हुई है। इसी के तहत मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करने वाले 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से की गई। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदर कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से 1 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। नकली शराब जो है वो बिहार ले जाया जा रहा है। एक वाहन में नकली शराब जब्त हुआ और फिर एक नकली शराब बनाने की एक फैक्ट्री थी, जहां पर जो है शराब को बोतलों में डाल के और फर्जी रैपर वगैरह लगाकर बेचा करते थे। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें बिहार के भी अभियुक्त हैं जो पहले भी शराब के केस में जेल गए थे। रांची पुलिस ने 4 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य के डोडा के साथ एक चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रांची टाटा मार्ग पर एक होटल के बाहर खड़ी हरियाणा नंबर के एक ट्रक को घेराबंदी कर पकड़ा और जांच की तो ट्रक पर लदे 175 बोरा में डोडा मिला, जिसे उत्तर प्रदेश के रास्ते हरियाणा ले जाया जा रहा था। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड के सभी जिलों में चुनावी उत्सव का माहौल शुरू हो गया है। राज्य की 14 संसदीय सीटों में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बाबा नगरी के रूप में मशहूर देवघर जिला इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। देवघर के मतदाताओं और लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर किए गए चुनावी इंतजाम पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बाबा नगरी देवघर में ऐसे तो सालों भर देश और विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर भी बाबा नगरी पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। देवघर जिले में लोकतंत्र के इस महापर्व को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। देवघर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर का कहना है कि यहाँ भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है।
कि हम लोग कैमरास लगाएंगे मुख्य चौक चौराहों पे, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजेशन आ रहा है ट्रैफिक में, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिट एंड रन के केसेस आ रहे हैं। स्कूल्स अगर वहाँ पे पास में हैं या कोई मेजर वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा है, उन सब जगहों पे हम लोग अभी हाई डेफिनेशन कैमराज लगाए हैं। ये सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमराज ही नहीं है, ये नंबर प्लेट रीडिंग कैमराज हैं। और अब हमारा यही प्रयास होगा कि इसका जो फीड हमको डायरेक्ट अपने कंपोजिट कंट्रोल रूम में मिलेगा, उससे हम लोग बहुत अच्छे से निगरानी रख पाएंगे। इलेक्शंस में ऑब्वियसली इनसे मदद हमको अवश्य मिलेगी। यह इलाका गोड्डा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। इस सीट के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी होगी और प्रत्याशी 14 मई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में आने वाले देवघर जिले के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ कुल 10,99,410 मतदाता हैं। इनमें पुरुषों की संख्या करीब 5,72,000 और महिलाओं की संख्या 5,27,000 है। जिले में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 10 है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की माने तो जिले में 20 से 29 वर्ष के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक 2,87,309 है। देवघर जिले में 1245 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 130 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 149 को अति संवेदनशील माना गया है। उपायुक्त ने बताया कि इन बूथों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। पुलिस फोर्स जो टोटल पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में यूज की जाएगी, वो मैंने आपको फिगर बताया, करीब 1100 के आसपास हमारे यहाँ पे पुलिस बल यूज किया जाएगा। FSTs, SSTs में भी हमारे यहाँ पे पुलिस फोर्स जो है वो तीनों पालियों में 24 घंटे मौजूद रहेगी। लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों को लेकर जिले में अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। सीमावर्ती इलाकों में विशेष गश्ती और विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ वेबकास्टिंग भी की जाएगी। बाबा नगरी देवघर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और ये काफी हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, क्योंकि निशिकांत दुबे भाजपा की ओर से कई बार इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार भी चुनावी गहमागहमी यहाँ काफी तेज हो गई है और करीब इस जिले में 11 लाख मतदाता है और ये बिहार से सटा हुआ जिला है। इस लिहाज से जो हम कह सकते हैं प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर संपन्न कराया जाए। इसको लेकर लगातार प्रशासन और पुलिस की ओर से गतिविधियां की जा रही है, ताकि लोग निश्चिंत होकर यहाँ मतदान कर सकें। अपने सहयोगी मनीष दुबे के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, देवघर। सुप्रीम कोर्ट में आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की SLP पर सुनवाई होगी। विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार करने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को श्री सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस सूर्यकांत द्विवेदी और जस्टिस KV विश्वनाथन की अदालत में सूचीबद्ध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की आज से शुरुआत हो गई है। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं इन बदलावों को। 2023 और 24 खत्म हो चुका है और आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे नियम हैं जो बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं अप्रैल 2024 से कौन से फाइनेंशियल नियमों में बदलाव हो रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 यानी आज से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। अगर आपने 31 मार्च 2024 तक फास्टैग KYC को अपडेट नहीं कराया है तो इस महीने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव कर देगी। इसका मतलब है कि अगर फास्टैग में बैलेंस है तब भी उसके जरिए भुगतान नहीं होगा। NHAI ने फास्टैग KYC को अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन भी 31 मार्च 2024 रखी गई थी। अगर पैन को आधार कार्ड से लिंक आपने नहीं किया है तो पैन नंबर रद्द हो जाएगा, यानी कि पैन का इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए यूजर को 1000 रुपए की पेनल्टी का भुगतान करना होगा। 1 अप्रैल 2024 से EPFO के नियमों में भी बदलाव हुआ है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस महीने से नया नियम लागू किया है। इस नियम के मुताबिक अब नौकरी चेंज करने के बाद PF अकाउंट ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूजर को रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इस नियम के लागू होने के बाद यूजर की परेशानी एक हद तक कम हो जाएगी। वहीं जिन यूजर्स के पास SBI क्रेडिट कार्ड है उनको बता दें कि 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो गया है। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करते हैं
तो आज से रेंट पेमेंट पर आपको कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर ये नियम 1 अप्रैल से मान्य हो जाएगा, तो वहीं कुछ पर 15 अप्रैल 2024 के बाद से लागू होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में भी आज से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। IRDAI ने नियमों में बदलाव करते हुए सरेंडर वैल्यू के नियम को बदल दिया है। अब ग्राहक जितनी देर से पॉलिसी को सरेंडर करेंगे, उन्हें उतनी ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी। 3 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको मूल्य से कम सरेंडर वैल्यू मिलेगी। वहीं 4 से 7 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू पर कुछ बढ़त हो सकती है। अगर टैक्स पेयर ने टैक्स रिजीम का सिलेक्शन नहीं किया है, तो 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन जाएगी, यानी कि करदाता को ऑटोमेटिक तौर पर नई कर व्यवस्था के नियमों के मुताबिक ही टैक्स का भुगतान करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आज से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में कर प्रणाली में कोई नया बदलाव नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर नई कर व्यवस्था के संबंध में दी जा रही सूचनाओं को भ्रामक बताते हुए इनका खंडन किया है। 2023 में पुरानी कर व्यवस्था छूटों के बिना की तुलना में पेश किया गया था। नई कर व्यवस्था कंपनियों और फर्मों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए लागू है। यह वित्तीय वर्ष साल 2023-24 से डिफॉल्ट व्यवस्था के रूप में लागू है और इससे संबंधित निर्धारण वर्ष 2024-25 है। नई कर व्यवस्था के तहत कर की दरें काफी कम है। हालांकि पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूटों और कटौतियों का लाभ नहीं मिल सकता है। नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था है। हालांकि करदाता पुरानी या नई व्यवस्था को चुन सकते हैं जो उन्हें फायदेमंद लगती है। निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प अब उपलब्ध है। बिना किसी व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कर व्यवस्था चुनने का विकल्प भी होगा, तो वे एक वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था और दूसरे वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था चुन सकते हैं और इसके विपरीत भी। रांची के हुसीर की रहने वाली दिव्यांग लड़की गुलफशा विभिन्न कलाकृतियों के निर्माण में माहिर है। अपने हुनर की वजह से वो न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि इलाके में इसकी खूब तारीफ भी हो रही है। गुलफशा का शाब्दिक अर्थ होता है ब्लोसम फ्लावर। यह अपनी खुशबू से माहौल को खुशगवार करने वाला। दिव्यांग गुलफशा अपने हुनर से रांची के हुसीर इलाके में खूब तारीफें बटोर रही हैं। गुलफशा के हाथों में वह जादू है जो इसकी बनी कलाकृतियां आपके घर की रौनक में 4 चांद लगा देंगे। सिलाई कढ़ाई में भी वह उतनी ही निपुण है। इनके हाथों बनी सामग्री को व्यापारी उचित दाम देकर इनके घर से ही ले जाते हैं। अपने इन्हीं गुणों की वजह से आज वह सुकून की जिंदगी बसर कर रही हैं। जितने भी हैं वायर से बने ये सभी चीज़ों को हम अपने हाथों से बनाते हैं और गांव में सभी महिलाएं ये इकट्ठा खरीद कर ले जाती हैं। गुलफशा आज घर बैठे महीने के 10-12 हजार रुपए आराम से कमा रही हैं। गुलफशा कहती हैं कि अपनी जरूरतों के लिए अब उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। किसी से पैसा या उधार लेना पड़ता था, वो नहीं लेना पड़ता है। अपने हाथों से बना के बिक्री करने की वजह से हम अपने सक्षम है कि ये सारा काम कर रहे थे। ये जो सारे सामान है उन सबको बिक्री करने के बाद मेरे पास 10 से 12 हजार तक की आमदनी हो जाती है। गुलफशा को मिल रही वाहवाही से उनके घर वाले भी बेहद खुश हैं। गुलफशा की भाभी गुलशन आरा कहती हैं कि जब लोग गुलफशा के हुनर की तारीफ करते हैं तो सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है कि मेरी ननद इतना आगे बढ़ रही है और हम लोग को भी खुशी लगता है और सब कोई भी बोलता है कुछ जैसे सुनने में आता है तो ये सबको बताती है कुछ नया मिलने से, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि कहीं भी चलते हैं तो सब कोई बोलता है कि आपकी ननद इतना अच्छा काम कर रही है। हौसला बुलंद हो तो लाख मुश्किलें भी कामयाबी मिलने से रोक नहीं सकती। अपने हौसले और हुनर के दम पर गुलफशा आज मोहल्ले में नजीर बन गई हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
खूंटी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दिशोमकुरु शिबू सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच संगठन और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। भाजपा की नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर समर्थकों के साथ रामगढ़ छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सरदार अनमोल सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मिलन समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रवीण मेहता और संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता रंजीत पांडे ने किया। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने खूंटी लोकसभा के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र दशमफौल, बुंडू और तमाड़ थाना क्षेत्र के बूथों की सुरक्षा को लेकर बैठक की। इस दौरान ग्रामीण एसपी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देश पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खूंटी, मुरहू, तोरपा, अड़की, जड़ियागढ़, रनिया, तपकारा सहित सभी थाना क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त उड़न दस्ता दल ने सभी छोटे बड़े वाहनों की तलाशी ली। रामगढ़ पुलिस ने 20 वर्षों से फरार एक कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वो नक्सली रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। रांची जिले के पिठौरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य सूरज महतो उर्फ सूरज गोप को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल, 2 लोडेड मैगजीन, 10 गोली, 2 मोबाइल फोन, उग्रवादी पर्चा, एक बैग, वाहन रजिस्ट्रेशन कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड बरामद किया गया है। रांची सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास कई ब्रांड के शराब, रैपर, खाली बोतल, एक 4 पहिया वाहन और कार में लगने वाला नकली बोर्ड बरामद किया गया है। रामगढ़ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने जावा महुआ को नष्ट किया है। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब के निर्माण के लिए संचालित विभिन्न सामग्री को भी नष्ट किया। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध गांजा बेचने वाले सौरभ साहू को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि सौरभ साहू के पास से 1 किलो गांजा तथा 40 पीस गांजा भरा सिगरेट बरामद किया गया है। रांची जिले के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में अभिमन्यु गोप और अजय कच्छप शामिल हैं। इनके पास से 46 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 किलो गांजा और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। रांची जिले के बरियातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने मारपीट और लूटपाट करने के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से मोबाइल और लूट का पैसा बरामद किया गया है। सीआरपीएफ 94 बटालियन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि खून की कमी से हर दिन कितने लोगों की जान चली जाती है। यदि हम सभी लोग, खासकर युवा वर्ग, रक्तदान के लिए आगे आएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें तो हम हजारों लोगों को असमय कालकलवित होने से बचा सकते हैं। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के ढाब कला गांव के समीप NH 98 पर अज्ञात वाहन की टक्कर में सेना के एक जवान की मौत हो गई। उसकी पहचान नौडिया बाजार थाना क्षेत्र के नवाटार गांव निवासी 31 वर्षीय वरुण कुमार यादव के रूप में हुई है। जवान के भाई विमल यादव ने बताया कि वो होली की छुट्टी में घर आया था। डाल्टनगंज स्टेशन से नगर उटारी रेलवे स्टेशन के बीच विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में बेटिकट यात्रियों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 163 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में पकड़ा गया और उनसे 1,18,480 रूपये बतौर जुर्माना वसूला गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।